हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 12th जो न्यू सिलेबस आया है क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का, आज हम उसका चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो उसकी एक्सरसाइज है। चैप्टर 1 की ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दी है एक्सरसाइज। जिसने भी नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। तो जिसने भी लाइक नहीं करा है वीडियो को वो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, उसके 4 अल्टरनेटिव्स दिए हैं, उसमें से करेक्ट वाला चुनना है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ के अंदर ही सोचना है। ठीक है, इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डैश। यहाँ पे बताना है क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्रीज हो रही है, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी राइज हो रही है और फॉल्स हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मनी वर्ड जो है ना, इससे सब सोचना है। ठीक है, अच्छे से सोचना है, ऐसे कुछ भी लिख देना नहीं है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है रिमेन कांस्टेंट, ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वो कांस्टेंट ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अज्यूम टू बी। ठीक है, DMU जो लॉ पढ़ते हैं हम, उसके अंदर हम यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, और ये अजम्पशन है, देखो अज्यूम्ड लिखा है ना क्वेश्चन के अंदर, अज्यूम टू बी। तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, कार्डिनल मेजरमेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MU ऑफ द कमोडिटी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन द टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डैश। MU जो है एक कमोडिटी की वो नेगेटिव हो जाती है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, यहाँ पर डैश है वो बताना है। तो ये फॉल होने लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है फॉलिंग, वो राइट आंसर है इसका। ठीक है, जब MU क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो जो टोटल यूटिलिटी है वो फॉल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ सटाइटी मीन्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ सटाइटी का मतलब क्या होता है, TU इज राइजिंग और MU इज फॉलिंग, ऐसा होता है क्या। आपको सिचुएशन सोचना है, याद करो सिचुएशन क्या होती है जब पॉइंट ऑफ सटाइटी पर होता है। ठीक है, डायग्राम जिस मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर जिसने वो वीडियो देखी है तो उसको ये आंसर जो है पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है TU इज मैक्सिमम एंड MU इज 0। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो क्या होता है, MU 0 होता है, और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो ये पॉइंट ऑफ सटाइटी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ये जो सी वाला है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन MU इज फॉलिंग TU इज डैश। व्हेन MU इज फॉलिंग, सोचो जब MU फॉल होता है तो TU क्या होता है, TU राइजिंग ही होता है। TU बढ़ता रहता है, MU फॉल होता रहता है, फिर क्या होता है, ये एक पॉइंट आता है, ये इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ सटाइटी। यहाँ पे 0 आता है, ये नेगेटिव हो जाता है और ये डिसयूटिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो जब MU फॉल होता है तो TU भी राइजिंग होता है। TU क्या होता है, राइजिंग होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको जो है 2 कॉलम दिए, ये A ये B। अब इसको आपको मैच करना है। ठीक है, तो टाइम यूटिलिटी किसके साथ जाएगा, टाइम यूटिलिटी ब्लड बैंक। ठीक है,
प्लेस यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट, सर्विस यूटिलिटी डॉक्टर, नॉलेज यूटिलिटी मोबाइल। तो यहाँ पे से सेलेक्ट करना है कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 है वो वाला करेक्ट है, ठीक है। ये जो है वो करेक्ट है कि फर्स्ट का मतलब फर्स्ट मतलब टाइम यूटिलिटी, बी मतलब ब्लड बैंक, 2 मतलब प्लेस यूटिलिटी, ए मतलब ट्रांसपोर्ट, सी मतलब सर्विस यूटिलिटी और डी मतलब डॉक्टर और 4 मतलब नॉलेज यूटिलिटी और सी मतलब मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड नंबर का है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट उसके बाद में है स्टेटमेंट इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है MU इज़ इक्वल टू प्राइस और यहाँ पे से सेलेक्ट करना है हमें ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर जो है 4th वन वो करेक्ट है, ओनली बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया होता है, आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट को, एक्सप्लेन भी करना है कंसेप्ट को, ठीक है। ये ज़रूर याद रखना, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है सलमा परचेज स्वेटर फॉर हर फादर इन विंटर सीजन। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन के अंदर ही आपको ना आंसर मिल जाता है। सलमा ने क्या किया, परचेस किया, क्या किया परचेस, स्वेटर परचेस किया और कब किया, देखो विंटर सीजन में किया, ये याद रखो विंटर सीजन में किया। आपको क्लू मिल गया यहाँ पे कि उसने विंटर सीजन में क्या किया, परचेस किया। तो यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है वो है रिलेटिव कंसेप्ट लिख दिया। अब रिलेटिव कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम वाला है क्योंकि जैसे सीज़न चेंज हुआ, मतलब विंटर सीजन आया तो ठंड बढ़ी तो सलमा ने क्या किया, स्वेटर परचेज किया, ठीक है। ये टाइम चेंज हुआ और इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। अब जिसको भी आंसर लिखना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर सीजन, दस सलमा परचेज स्वेटर फॉर हर फादर इन विंटर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलेश परचेज ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर नीलेश जो है वो एक लड़का है, ठीक है, और उसकी बहन के लिए उसने क्या किए, ऑर्नामेंट्स खरीदे। तो नीलेश की जो है वो लाइक्स और प्रेफरेंस अलग है, लेकिन उसकी सिस्टर के लाइक्स और प्रेफरेंस अलग है। तो ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये हमें पता है कि यूटिलिटी जो होती है वो पर्सन टू पर्सन के लिए अलग होती है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन एक्सेट्रा। इसलिए ये जो कंसेप्ट है ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, कविता कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस वन आफ्टर द अदर, ठीक है। कविता ने क्या किया, कविता ने ऑरेंजेस खाए, ठीक है, ऑरेंजेस कंज्यूम करे 1 आफ्टर द अदर। तो ये इसमें दो कंसेप्ट आ सकते हैं, एक टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट आएगा और एक कॉन्टिन्यूटी का आएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी का क्यों आएगा, कंटिन्यूटी मतलब यहाँ पर जो है कविता ने कंज्यूम करे 5 ऑरेंजेस और इसके बीच में कोई भी टाइम इंटरवल नहीं था, एक के बाद एक उसने कंज्यूम करे, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं आया, इसलिए कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट है। और टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट यूटिलिटी, एग्रीगेट वैल्यू यहाँ पर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर हम दोनों भी कंसेप्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या करना है, टोटल यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर देना है। एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यहाँ पर ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बताया, 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस, और ये एग्रीगेट है यूटिलिटी फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। सक्सेसिव मतलब यहाँ पर कोई भी बीच में ना गैप नहीं आ रहा है, इसलिए सक्सेसिव यूनिट्स है। और कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम लैप्स नहीं हुआ है, मतलब ब्रेक नहीं मिला है, ठीक है, ब्रेक नहीं मिला है बीच में और वो कंज्यूम करते जा रही है 1 आफ्टर द अदर। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला है फोर्थ वन में
बोला है कि भूषण रिफ्यूज टू ईट 5th चपाती आफ्टर ईटिंग 4th चपाती। अब देखो भूषण जो है उसने 5th चपाती खाने से मना क्यों किया, क्योंकि उसका पेट भर गया था 4 चपाती खाने के बाद। ठीक है, 4 चपाती खाई तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 चपाती खाने के बाद उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम पे आ गया, ये याद रखो मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ सटाइटी आता है। ये याद रखना है, पूरे साल भर याद रखना है। जब मैक्सिमम होता है तो पॉइंट ऑफ सटाइटी आती है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, और उसके बाद जो आप कंजप्शन करते हैं वो डिसयूटिलिटी, वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो जब 4 चपाती खाई भूषण ने तो अब उसका पेट भर चुका है, उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो चुका है। वो कहाँ पे पहुँच गया है, वो पॉइंट ऑफ सटाइटी पर पहुँच गया है, वो पॉइंट ऑफ सटाइटी के ऊपर पहुँच गया है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, पॉइंट ऑफ सटाइटी। After reaching the point of satiety, a rational consumer should stop his consumption since the maximum limit of satisfaction is reached and there is no addition to the total by any further increase in the stock of a commodity। अब यहाँ पे बताया है कि एक जो रैशनल कंज्यूमर, मतलब भूषण एक रैशनल कंज्यूमर है। भूषण एक रैशनल कंज्यूमर क्यों है, क्योंकि उसने डिसीजन लिया कि वो अब और चपाती नहीं खाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, शुड स्टॉप हिज कंजप्शन, मतलब वहाँ पे उसने अपना डिसीजन लिया कि अब मैं और चपाती नहीं खा सकता, 5th चपाती में नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये एक्सप्लेनेशन में लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5th वन, ललिता satisfied हर वांट ऑफ राइटिंग एन ऑन एसे। ये एन एसे होना चाहिए, बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, एन एसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ललिता सेटिस्फाइड हर वांट ऑफ राइटिंग एन एसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक। ठीक है, ललिता ने अपना एक वांट को सेटिस्फाई किया। ठीक है, वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उसने एक चीज़ यूज़ करी, वो क्या थी, पेन थी और नोटबुक थी। ठीक है, उसके पास क्या था, पेन था और नोटबुक था, और पेन और नोटबुक के अंदर यूटिलिटी होगी तभी उसका वांट सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि पेन और नोटबुक के अंदर यूटिलिटी थी। ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है, पावर ऑफ अ कमोडिटी होती है जो सेटिस्फाई करती है ह्यूमन के वांट को। तो इसलिए पेन और नोटबुक के अंदर यूटिलिटी थी, जिससे क्या हुआ, ललिता का वांट जो था कि उसको ऐसे लिखना है, वो उसका जो वांट था वो सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि पेन और नोटबुक के अंदर यूटिलिटी थी। इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, यूटिलिटी। यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर दो, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको बहुत बार। ठीक है, इसका कंसेप्ट याद रखना कि ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ललिता का वांट जो है सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि उसने पेन और नोटबुक यूज़ करी है, और पेन और नोटबुक के अंदर क्या है, यूटिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वन, ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, TU यूनिट्स, MU यूनिट्स। ओके, यहाँ पे एक टेबल लिया गया है आपको। ठीक है, बुक के अंदर ये टेबल दिया है, ये टेबल को देखना है और नीचे जो क्वेश्चन लिखे हैं उनके आंसर देने हैं और ये टेबल देखना है। और यहाँ पर आपको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिया है, आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ड्रॉ कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा आपको, ये स्क्रीनशॉट लेके आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, 2 का स्केल लिया है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये स्केल लिया है, और यहाँ पे 5 जो है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ली है, और ये जो यहाँ पे कलर वाला किया है मैंने शेडेड पोर्शन, ये डिसयूटिलिटी है। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं अच्छे से।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है वो है मतलब जो हमने ऊपर जो टेबल देखा था उसको देखकर यहाँ पर आंसर देना है। तो क्वेश्चन 2A है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स, जब टोटल यूटिलिटी फॉल्स होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल का क्वेश्चन है। ये डिटेल का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत बड़ा होता है डिटेल का क्वेश्चन, तो ये जो है बहुत लेंदी होने वाला है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU विथ एक्सेप्शन। अब यहाँ पे ना आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी एक्सप्लेन करना है और उसके साथ साथ एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शंस को ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन किया है एक्सेप्शंस, तो आपको एक्सेप्शंस करना है। ठीक है, एग्जाम में आपको अजम्पशंस भी आ सकते हैं या फिर क्रिटिसिज्म भी आ सकते हैं, तो जैसा क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा आपको उस हिसाब से अपना आंसर लिखना है। यहाँ पर अभी हमें टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सेप्शंस लिखा है तो हम एक्सेप्शंस एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको आंसर लिख के दिया है या आप एज इट इज़ आपने जो है नोटबुक में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ठीक है, पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्टेटमेंट लिखना है और स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखना है, अपने वर्ड्स यूज़ नहीं करने। स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ जो बुक में लिखा है वही लिखना है, जो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है वही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने एक्सप्लेन भी किया है लॉ ऑफ DMU, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। अभी जो टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन है डायग्राम का वो कैसा है, मतलब वो पॉइंट फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन मैंने आपको पॉइंट के फॉर्मेट में दिया है और अंडरलाइन भी करके दिया है, तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट में पढ़ना इजी हो जाता है। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन भी करना है डायग्राम का, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अब ये एक्सेप्शंस जो है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सेप्शंस को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देना है। फर्स्ट है हॉबी, सेकंड है माइजर, थर्ड है एडिक्शन, फोर्थ वन है पावर, फिफ्थ वन है मनी, और यहाँ पर हमारे एक्सेप्शंस भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video.